हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बड़ी तेज़ी से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से दृष्टि धारा का प्रयोग किस में करते हैं। तो आप बोलोगे भैया टॉर्च में दृष्टि धारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दृष्टि धारा वह धारा होती है जो सीधी रेखा में चलती है और टॉर्च की रोशनी ऐसे सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा टॉर्च। सेकंड ये है पौधों और जंतुओं के बीच में कड़ी क्या होती है। आपको अच्छे से याद होगा भैया, यूग्लिना इसकी कड़ी होती है। सेकंड सेमेस्टर में ये वाली चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। सेकंड सेमेस्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर हमसे बात किया जाए चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, कौन सी चीज़ चुंबक में चपकती है, लोहा चुंबक में चपकता है। कोई टफ नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बोला जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है भैया, तो याद रखेंगे अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, यकृत में इसका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और अस्थि मज्जा मेरे भाई इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगली बात करते हैं। विद्युत में मेरे भाई जो बल्ब होता है उसका तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है। याद करिए 2016 का पेपर जब मैंने आपको करवाया तो मैंने आपको बताया था कि तंतु जो होता है वो टंगस्टन का होता है और अंदर उसके निर्वात होता है, ताकि बल्ब ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के खराब ना हो। बात की जा रही है कि खनिज और अयस्क में मेरे भाई जो पूछा जा रहा है, खनिज और अयस्क से आपका क्या अभिप्राय होता है। आप बोलोगे हम अगर पृथ्वी के अंदर से डायरेक्ट कुछ प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के अंदर से सीधा मिली हुई धातु, यानी ऐसी धातु जो यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी और अन्य शुद्धियों के साथ पाया जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। वही अगर धातुओं में वे यौगिक जिनमें धातुओं की पर्याप्त मात्रा होती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तो अगर धातु की मात्रा कम है तो वो खनिज है, धातु की मात्रा ज़्यादा है तो वह अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन है। वहीं पर अगर हम बात करें अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ उदाहरण की बात करें तो अभ्रक हो गया, फेल्सपार हो गया, लिमोनाइट हो गया आदि हो गए। इसमें बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया अयस्क, ठीक है, बॉक्साइट, एल्यूमिनाइट आदि। तो ये हमने यहाँ पर कुछ अयस्क के नाम लिख दिए हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम बताइए। 2017 का कल का पेपर आप देख लो, मैंने करवा दिया है। इसको लेफ्ट मारो जल्दी से, समय नहीं है। दिया गया है कि यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल सरल सी बात है कि अगर सभी पौधे मेरे भाई समाप्त कर दिए जाएंगे तो हरे पौधे पृथ्वी पर सभी विषम कोशियों के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। और अगर पता भी है मेरे भाई कि अगर सभी पौधे ही गायब कर दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बना के भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का, ये याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा या वो असंतुलित हो जाएगा और विषम पोषी भोजन के बिना सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। भैया सब लोग क्या होंगे, बिना भोजन के मर जाएंगे। बड़ी सिंपल सी लाइन है, कुछ भी इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। अगर आपको याद होगा कल का ही पेपर 2017 का जो मैंने सोल्यूशन करवाया उसमें ये खाद्य जाल वाली बात मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। कल का पेपर देखिएगा। मानव रक्त के वर्ग के प्रकार में पाई जाने वाली प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल 2017 का पेपर देखेंगे उसमें बताया है। सेम क्वेश्चन मानव रक्त का, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे ये विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस पर बड़ा ध्यान से समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बोलोगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश से प्रवाह की दर जो होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह एक अदिश राशि होती है। इसमें आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि विद्युत धारा एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोलोगे बता देंगे। दूसरा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बोलोगे बता देंगे। तीसरा पूछा जाएगा आपसे विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो बोलोगे कि किसी चालक में विद्युत आवेश, ये लाइन याद रखना इतना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये धन से गति की दिशा में क्या करती है, धन से ऋण की दिशा में गति करती है।
ठीक है, 11वां क्वेश्चन था ना 12वें का भैया। लघु उत्तरीय आ गए। चुंबक के 2 गुण बताइए भैया। ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से बताने वाला बिल्कुल नहीं है। चुंबक के 2 गुण क्या होते हैं? चुंबक के 2 गुण मेरे भाई आराम से बता दोगे। पहले तो चुंबक जो है वो चुंबकीय पदार्थों से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक के 2 समान ध्रुव परस्पर आकर्षित और असमान ध्रुव आपस में लाने पर प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे मुझे उल्टा चीज़ें लग रही हैं। जब हम 2 समान ध्रुव परस्पर होते हैं तो आकर्षित और असमान ध्रुव प्रतिकर्षित नहीं करते भैया। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और साउथ साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो समान ध्रुव जब आते हैं तब वो प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, असमान ध्रुव नहीं, यहाँ पे समान, यहाँ पे असमान, इनको आपस में बदल दीजिएगा। नॉर्थ नॉर्थ नहीं चमकता है, नॉर्थ साउथ तो चमक जाता है भैया। ठीक है, कोई समस्या बोलोगे? कोई समस्या नहीं, बात एकदम समझ में आ गई भैया। आगे बात करते हैं। अगला है कि प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्राथमिक उपचार को परिभाषित करने के लिए कि वह उपचार जो अस्पताल जाने से पहले किसी रोगी को दिया जाता है या प्रारंभिक सहायता होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार बोलते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। आवर्त और वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगा, जो आप खुद लिख सकते हो, मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। आवर्त की बात करते हैं तो जो मेरे भाई आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होती हैं वे आवर्त कहलाती हैं। और दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कि वर्ग क्या होता है? वर्ग होती हैं आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां स्तंभ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो वर्ग मेरे भाई या समूह कहलाती हैं। वर्ग में समान संख्या के संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान संख्या में संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि अगर हम बात करें आवर्त में तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको दोनों में सिर्फ याद रखनी है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की संख्या बताइए। तो समूह या वर्ग मेरे भाई 18 हैं और आवर्त हमारे 7 हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त थे और 8 या फिर ऑब्लिक में ऐसे 9 लिख लो, दोनों ही मिल जाते हैं। 9 जो क्या थे, 8 पहले थे उसके बाद में 9 हो गए थे। ठीक है, 8 पहले थे उसके बाद में 9 हो गए थे। जो गैसें होती हैं मेरे भाई, अक्रिय गैसें, उनको मैंने इसमें ऐड किया था तो कितने हो गए थे? 9 हो गई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करिए। ठीक ठीक ठीक। फिर देखिए आवर्त के बारे में डिटेल पूछा जाए तो समान संख्या के इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण आवर्त में तत्वों के गुणों की आवर्तिता होती है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है और आयनन ऊर्जा जो है वो घटती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊपर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है और आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी में अगर आपसे बोला जाए कि बताओ आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो बोलोगे धातु से अधातु की प्रवृत्ति होती है। धातु से अधातु की प्रवृत्ति की ओर आप मूव करेंगे। वहीं वर्ग की बात करें हम तो जो पहली उसमें लाइन थी कि समान संख्या के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं होने के कारण वर्ग में तत्वों के समान आयनिक गुण होते हैं और वर्ग में तत्व समान प्रकार के यौगिक भी बनाते हैं। ये वाली बात आपको ऊपर मैंने बता दी है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए 2 विधियों की बात बताइए। एक तो देखिए, एक तो विधि आपकी ये हो जाएगी कि जो धातु है उसको संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों की बात करें तो हम कई तरीके से उनको बचा सकते हैं। पहला तो है पेंट का लेप लगाकर, एक होता है ग्रीस लगाकर। जैसे सुनना, एक लोहे का बक्सा अपने घर वाला लो, आप लोगों के घर पे भी होगा, एक बक्सा होता है लोहे का। अगर हम इस पर पेंट कर देते हैं तो ये हमारा जंग से बच जाता है, बच जाता है ना। और दूसरा ये होता है कि मान लो कोई छड़ रखी है लोहे की, कोई छड़, आप इस पर ग्रीस या ऑयलमेंट लगा दो, ग्रीस या ऑयलमेंट वगैरह लगा दो, तब भी उस पर क्या होती, जंग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से इसे बचा सकते हैं। पहला पेंट का लेप चढ़ाकर और दूसरा होता है ग्रीस वगैरह का प्रयोग करके। ठीक है, हाँ, ग्रीस या तेल का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे भी मेरे भाई क्या होता है, ग्रीस या तेल का प्रयोग करने से भी जंग नहीं लगती है। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन से आवश्यक उपाय करने चाहिए? विद्युत धारा से बचने के लिए आपको पता है, करंट से बचने के लिए, खतरों से बचाव के लिए आपको कौन कौन से आवश्यक उपायों का प्रयोग करना चाहिए? तो आप बोलोगे विद्युत धारा से खतरों के बचाव के लिए निम्नलिखित प्रयोग करने चाहिए। पहले तो विद्युत धारा में किसी भी प्रकार का दोष आने पर आग लगने, चिंगारी उत्पन्न होने या परिपथ का स्विच हमेशा बंद कर देना चाहिए।
सबसे पहला काम क्या होता है, स्विच को बंद करो, नहीं तो पता चले वहीं खड़े खड़े हिलते रहो, पहली चीज़। दूसरी, विद्युत परिपथ में लगातार उपयुक्त मोटाई और विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होना चाहिए। ये पदार्थ अच्छी किस्म का होना चाहिए। तो जो सबसे पहले आप तार का प्रयोग कर रहे हो वो ऊपर से उसमें ऐसे जो ऊपर नहीं लेयर होती है तार की, वो छिली नहीं होनी चाहिए, कहीं कटा नहीं होना चाहिए, वरना आप लबरा जाओगे। अगले नंबर पर बात करें तो विद्युत परिपथ में फ्यूज उपयुक्त क्षमता होना चाहिए। कभी भी संयोजक तार के टुकड़े को फ्यूज तार के स्थान पर प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि संयोजक तारों की क्षमता बहुत अधिक होती है। फ्यूज तार जो होता है वो हम हमेशा पतला यूज करते हैं, ताकि अगर कोई शॉर्ट वगैरह होती है तो वो तार फूक जाए, तो वो तार उड़ जाए, फूक जाए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर वो तार फूक गया तो ट्राई करते हैं कि यार मोटा तार लगा दो, ताकि क्या हो, ताकि घर की लाइट चाहे एक बार पूरी फूक जाए, लेकिन वो तार फ्यूज का नहीं फूकना चाहिए, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। साथ ही में विद्युत परिपथ में सभी जोड़ों पर विद्युत रोधी टेप लगाना चाहिए। खुद से लिख सकते हो टेप लगाने वाली बातें, नहीं लगाओगे टेप तो आपको भी पता है कि छू जाएगा किसी को, तो आप पेले भी जाओगे बाद में। साथ ही साथ विद्युत परिपथ में सभी जोड़ों पर, स्विचों पर, सॉकेटों पर, प्लगों पर टर्मिनल संयोजक को अच्छी प्रकार से होना चाहिए। तो बोलोगे ठीक है, ये बात हम भैया लिख देंगे। अब यहाँ सुनिएगा, कई सारी चीज़ें मैं आपको जो बता चुका हूँ आपको बचा दूँ इनसे। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पेड़ पौधे, हरे पौधे, ये सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता निम्नलिखित कितने प्रकार के हमने पढ़े थे, 3 प्रकार के। पहला प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का क्या होता है, जो डायरेक्ट उत्पादक को खाता है, मतलब डायरेक्ट इनको खाता है, हरे पौधे, टेड्डा वेड्डा हो गया, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये वो होते हैं भैया, ठीक है। अब भैया बचा क्या, अपघटक। अपघटक तो आपको मैंने बताया भी था कल, ये कल के पेपर मैंने बताया जो 2017 का पेपर है, उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल्ड बताया है, थोड़ा बहुत नहीं, डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेन करके, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमसे उत्पादक पता चल गया, उपभोक्ता हमको पता है, तीनों तरीके हमने उपभोक्ता के पढ़ लिए हैं। और साथ ही साथ अपघटक में क्या होता है, अपघटक वे होते हैं जैसे जो जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, ठीक है, शैवाल हो गया, कवक हो गया और फफूंदी हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, ये मृत जीवों को खाते हैं, इनको परपोषी भी कहते हैं, परपोषी। तो ये जो मृत पोषी भी होते हैं, मृत पोषी, तो मरे सड़े गले ये सब कुछ ही जो है खा जाते हैं, इनका अपना अलग रोला है, इनका अपना अलग ऑरा है, ठीक है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम बताइए। अवशेषीय अंग वह अंग होते हैं, एक सेकंड रुकिएगा भैया, हाँ देखिए, मानव शरीर में पाए जाने 4 अवशेषीय अंग, तो अवशेषीय अंग वह अंग होते हैं जो अंग हमारे पूर्वजों ने प्रयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे हमारे पास हैं भी, तो हम यूज नहीं कर पाते हैं। और पहली बात तो है नहीं, कई तो गायब हो गए हैं, लेकिन जो हैं भी उनका हम यूज नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे भैया मानव शरीर में जो है अवशेषीय अंग होते हैं। अवशेषीय अंग वे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में उपयोगी थे, लेकिन अब हमारे पास कोई कार्य के नहीं है या कोई कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 अवशेषीय अंग निम्न हैं, तो आप इनके बस नाम याद कर लो, आपको नाम ही इनके लिखने होते हैं। पहले नंबर पे हो गया भैया निमेशक पटल, दूसरे पे हो गया त्वचा के बाल, तीसरा हो गया कर्ण पल्लव की पेशियाँ, चौथा हो गया पूंछ की हड्डी। तो देखो पूंछ की हड्डी का कोई काम है, पूंछ है क्या किसी के, कर्ण पल्लव की पेशियाँ हैं क्या, कान, अच्छा जैसे आपने देखा भी होगा जो जानवर होते हैं, जैसे हाथी है, हाथी अपने कान को क्या करता है, हिला लेता है। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो तुम अपना कान हिला के दिखाओ, तो आपके बॉडी में उन पार्ट्स के सेंसेशंस हट चुके हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे कई समय से पूर्वज भी यूज नहीं कर रहे हैं, और पहले ये सब करते थे यूज, तब थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो वाले अंग जो हमारे लिए प्रयोग में नहीं आ रहे हैं वो हमारे अवशेषीय अंग होते हैं, जिनका हम प्रयोग अब नहीं करते हैं। जैसे अक्ल दाढ़ होती है, अक्ल दाढ़ होती है, ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा समझ करके। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में। हमारा 2018 का पेपर पूरा निपट चुका है, 2019, 2020, 21, 22, 23, 25 ये पेपर मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। सारे के सारे पेपर आप सॉल्व करेंगे, और इसके साथ में एक हमारा जो डिटेल्ड पेपर है उसको देख लेंगे, और एक हमारी जो मैराथन क्लास होगी, बस ये 6 क्लास हैं, आप देख लो। आपका साइंस में 25 आउट ऑफ 25 ही बनेगा,
25/24 नहीं होगा भैया, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।